हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी कि उसकी संरचना, उसके विशेषाधिकार, उसके पद और उसकी जो नियुक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य और जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं RO, PCS, UPSC सभी में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हम 10 मिनट की सीरीज चला रहे हैं। इसमें डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा और उसमें पूरा हम कवर कर देंगे, एक ही टॉपिक में सब कुछ कवर कर देंगे। जैसे आज हमारा जो टॉपिक होगा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो सभी को चीज़ें याद होती है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना रहता है। कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें आपको फिर रिकॉल हो जाती हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो आपका निर्वाचन आयोग है, तो इसमें सबसे पहले पूछा था, चूंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था, अर्थात आपने देखा होगा इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद के रूप में दिया गया, आर्टिकल के रूप में दिया गया है। तो ये क्या है, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक संस्था है। तो निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, आपकी संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ समझिए आप लोग, इसमें अगर पूछा जा सकता है पहला प्रश्न, संविधान के कौन से भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, तो आपने देखा संविधान के भाग 15 में और कौन से अनुच्छेद में है, 324 से लेकर के 329A में है। हालांकि 329A अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि इसमें आपने ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया था, ठीक है ना, संसद वाला। तो अब ये 29 से निरस्त हो गया है। तो आपको अगर 324 से 329 भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे नंबर में आपका क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्शन कमीशन है, इसका स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी 1950 को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में। आपको मैं बता दूं, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। याद हो गया, दो क्वेश्चन याद हो गए। मुख्यालय कहां पर है निर्वाचन आयोग का, नई दिल्ली में है। तीसरे नंबर में आपको ध्यान रखना है, अगर निर्वाचन आयोग की भाई हम देख लेंगे संरचना कितनी है, कितने सदस्य हैं और कितने अध्यक्ष होते हैं इसमें से। तो निर्वाचन आयोग में आपने देखा एक अध्यक्ष है और 2 अन्य सदस्य हैं। इससे पहले बहुत सदस्य थे, लेकिन आपके अगर क्वेश्चन आ जाए कब से एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं आपके, तो 1989 से हैं। याद हो गया ना, 1989 से ये पूछा गया यूपी PCS में कि कब से निर्वाचन आयोग की संस्था एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्यों में आ गई, तो 1989 से। याद हो गया। उसके बाद एक चीज समझिए कि कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख, अनुच्छेद 324 के सब क्लास 2 में इसका क्या है, उल्लेख है। नियुक्ति कौन करता है इन दोनों अध्यक्षों और अन्य सदस्यों की, आपने देखा होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसकी नियुक्ति की जाती है, आपकी अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए भाई तुम्हारा बीच में ही दिमाग खराब हो गया, चूंकि अभी मैं कार्यकाल बताऊंगा, तो कार्यकाल होगा 6 साल का, 6 साल या 65 वर्ष का। अब बीच में दिमाग खराब हो गया, भैया हम नहीं करेंगे, तो किसको त्यागपत्र दोगे, तो राष्ट्रपति को दोगे। देखिए इसमें मैंने लिखा है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, त्यागपत्र इसको कौन देता है, राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन देखो दोनों पूछे गए थे, पहले चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। याद हो गया, पहले चुनाव आयुक्त कौन है, आपके सुकुमार सेन। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए पहली महिला सुकुमार सेन कौन है, VS रमा देवी। याद हो गया ना, कौन है आपके, VS रमा देवी। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद देखो कार्यकाल के बारे में पूछा जाए कि भैया जो कार्यकाल है वो कितने साल का है, चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। ध्यान रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन अगर पूछा जाए अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, तो 6 वर्ष तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा, 62 वर्ष। मेजर डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, 6 वर्ष 6 वर्ष अन्य मुख्य का और अन्य का, लेकिन यहाँ पर 65 वर्ष है और आपका 62 वर्ष है। अब एक चीज समझिए, वेतन कितना मिलता है भैया इनको, सैलरी तो खुद दी जाएगी ना, तो वेतन कितना है, आपने देखा होगा आयुक्त और अन्य आयुक्त का वेतन भत्ता पूरा समान होता है, शक्तियां भी समान होती हैं, बस ये आप ध्यान रखना। बस अब एक चीज समझिए, जब वेतन किसको दिया जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आपके एक जज के बराबर दिया जाता है। और वर्तमान में अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बराबर होता है, ना कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में नहीं, ये ध्यान रखना, अन्य जजों के बराबर। यार देखो इसमें कितना हो जाएगा, 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए आपको दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश को। याद हो गया ना। कहीं डाउट हो तो आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें से पूछा जाता है भैया योग्यता बता दीजिए।
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता रखता है। भाई वेतन वही से पार आयो आप देख लिए, तो उनका क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान आपने देखा होगा क्या रहता है, आपका योग्यता रहती है। ठीक है ना, कहीं डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अब देखिए हटाने की पद्धति क्या है, मान लो इन्होंने कदाचार कर दिया या अक्षमता है, मतलब काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको हटाए जाने की विधि प्रक्रिया होगी। तो विशेष बहुमत आपने देखा होगा, कदाचार और अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर दोनों सदनों, संसद तथा दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत, समझ रहे हो ना, संसद तथा दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, देख सकते हैं आप लोग, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके क्या कर दिया जाता है, इनको हटाया जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये पूछा गया था आपका कि जो आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की पद्धति कैसे है। पहली बात तो कदाचार या पद का दुरुपयोग या आपके अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। देखिए संसद तथा दोनों सदनों में पारित पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। याद हो गया। एक चीज और समझिए आप लोग, अब इनका यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। मैं अभी रिकॉल करा दूंगा 2 मिनट में जल्दी से। अब हम देख लेते हैं कार्य। देखिए जो कार्य होता है, पहले आप समझिए, पहला जो कार्य होता है संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, संवत का उल्लेख आर्टिकल 79 में। तो संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्य विधानमंडल के पदों के निर्वाचन एवं संचालन के लिए हो जाता है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल के पदों के निर्वाचन। देखिए राज्य विधानमंडल है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि आपने देखा होगा कि इसमें राज्य के अंदर नहीं आता, जैसे आपने देखा कि ग्राम पंचायत नहीं आएगा, केवल आपका राज्य विधानमंडल आ जाएगा। दूसरे नंबर में मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची कितने साल की आयु के ऊपर होगा, 18 साल। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ 21 साल पहले एज थी, अब कितनी, 18 साल है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके तहत 21 साल से 18 साल आयु कर दी गई थी, या कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मत देने की आयु को 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। याद हो गया। उसके बाद देखिए अब इनका काम क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने में है, ठीक है ना। उसके बाद चुनाव चिन्ह प्रदान करना। अब एक चीज आप समझिए, मान लो जैसे चुनाव चिन्ह है हमारे यहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा माननीय मुलायम सिंह यादव जी का डेथ हो गई। अब उनमें क्या हो गया, चुनाव चिन्ह को लेकर के अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर चुनाव चिन्ह का मुद्दा भी है अगर विवाद का, तो कौन सुलझाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद हो गया। और परसीमन आचार संहिता को तैयार करना। परसीमन आयोग आपने देखा होगा, परसीमन आयोग आपने देखा, इसके आधार पर क्या होता है कि आपके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दूसरे नंबर में चुनाव आयोग रद्द करने का अधिकार है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, मान लिया सांप्रदायिक चुनाव हो रहे हैं, तो कितने समय पहले चुनाव प्रचार बंद करना होता है, 48 मतदान समाप्त होने के है। देखिए मैंने लिखा भी होगा, चुनाव प्रचार मतदान, या इसको बोलते हैं रिंगिंग, RING, रिंगिंग मतलब होता है बेल जैसे नहीं होता, ऐसे आपने देखा हो गाड़ी में बजाते हुए नहीं, जैसे राम आएंगे, ये जैसे गाने कई सारे चलते रहते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, चुनाव मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व, कम से कम 2 सप्ताह तक चलता है। 48 घंटे पूर्व आपको रिंगिंग या मतदान बंद करना अनिवार्य होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या जान लेंगे इनके आर्टिकल के बारे में। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल। तो अनुच्छेद कौन से, 324 से 329 है कि नहीं। तो अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया, निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण आयोग में निहित होना, अर्थात पूरा नियंत्रण किसमें होगा। आर्टिकल 324 बता रहा है कि भैया जो भी आयोग कार्य करेगा, आर्टिकल 324 के तहत पूरे निर्देशन कार्य प्रणाली जो ये आपके है आर्टिकल 324 में निहित है। याद हो गया ना 324। अब आपने देखा होगा आर्टिकल 15, ध्यान करिए आप लोग, अनुच्छेद 15, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मूल अधिकार हैं आपके। क्या बताया गया, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के बारे में राज्य विभेद तो करेगा नहीं।
ऐसे इसमें भी बताया गया है। आर्टिकल 325 में धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचन नामावली में अपात्र न होना, अर्थात जो आपकी मतदाता सूची जो दर्ज होगी वो आपके ना तो धर्म के आधार पर दर्ज की जाएगी, आपका कोई भी धर्म है आपका नाम होगा उसमें, कौन सी जाति से आपका है, कौन सा जन्म स्थान है आपका क्या होगा, नाम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि राज्य विभेद नहीं कर सकता या निर्वाचन आयोग विभेद नहीं कर सकता, सबका नाम सूची यहाँ पर दर्ज होगा। ये आर्टिकल 325 में बताया गया है। 324 आ गया ना, यानी कि पूरे जो निर्वाचन आयोग है किस पे निहित होना, निर्वाचन आयोग में निर्देशन नियंत्रण की व्यवस्था करना। 325 में क्या है, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर आपको ये नहीं कहा जा सकता कि भैया आपका नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में, अपात्र नहीं होना, ये पूछा जा सकता है। तो दो आर्टिकल याद हो गए ना, 326 और 327। आपने देखा होगा 326 में क्या बता रहा है कि भैया जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं, देखो प्रधानमंत्री दोनों सदन से हो सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मनमोहन सिंह हो गए, इंदिरा गांधी आप देखें राज्यसभा से हैं, लेकिन यहां पर आपको तीन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार पर होना। क्वेश्चन आ जाए वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें यह बताया गया है कि जो चुनाव होगा वो आपके वयस्क मताधिकार पर होगा, तो 326 में होगा। आ गया ना समझ में। 25 में आपके वोटर लिस्ट के बारे में कौन सी जात धर्म वाला है, 24 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया कि नहीं आ गया, और आ गया 27 और 28। ये आपको ध्यान रखना, ये राज्य से संबंधित हैं, राज्य से संबंधित है। आर्टिकल आपने देखा 327 विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है, याद हो गया। 28 में क्या बताया गया है, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में विधानमंडल की भी शक्ति होती है ना, उसके बारे में बता दिया गया है। और आप देख सकते हैं 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक बताई गई है। दो आर्टिकल 328 और 327 ये राज्य के विधानमंडल से संबंधित, एक में संसद की शक्ति बताई गई है, एक विधानमंडल की शक्ति बताई गई है। जो आर्टिकल 329 है इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक बताया गया है आपका। और 325 आपने देख लिया, आपको विभेद नहीं किया जा सकता, आपका नाम होगा, आप किसी भी जात धर्म से हैं। और 324 में तो भैया इसके पद व्यवस्था ये सब करने का अधिकार दे दिया गया है, ये याद हो गया। अब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में, 324 में है। देखिए इसमें यूपीपीएससी 16, बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समान होता है, मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ आपका, किसके पद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 2016 में पूछा गया लोक सेवा आयोग में। मत देने की आयु एक क्वेश्चन पूछा गया था, 18 साल है। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, 21वां संविधान आपने देख लिया, 21 साल से आपके 18 साल की गई 61वां संविधान 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 द्वारा मत देने की आयु को 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये याद हो गया। उसके बाद देखिए इसमें भी ये दिया गया है। और निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ 1989 में। देखिए आपको करना क्या है, कोई भी आपके पास किताब हो, ठीक है, कहाँ से आपको देखना, जैसे घटना चक्र हो गया, अरिहंत हो गया, कोई भी आप जाएंगे सीधा गूगल में सर्च करिए, कुछ देख सकते हैं निर्वाचन आयोग की, कुछ पूरा आपको क्वेश्चन इसी आपके केवल आज ही की क्लास में पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलो कल हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।